Hi friends, students, welcome back to my video. Today we are going to learn a most awaited topic of English literature or English language that is generally asked to the exams, and it's very important topic, and most of the students ask me about the topic that I have to prepare on this. Okay, let's start this then. That is the figure of speech. Okay, come, what is the figure of speech and what is the importance of the figure of speech for the language, and when we are using, really we are using it or not, how to use it, how to examine it, or how to identify the figure of speech into the sentences in the exam. Okay, most of the time it is asked to the exam. So most important topic, something most of the students feel that it is a very difficult topic, but in fact it is very simple and very easiest topic if you understand properly it one. ओके, अगर ये आपको पहले अच्छी तरह से समझ में आता है तो ये बहुत सिंपल है, नहीं तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है. लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच. उसके पीछे का एक छोटे से कॉन्सेप्ट है. बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये है कि फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है. पहले अगर मतलब समझ में आ जाए तो डेफिनेटली इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड आइदर व्हाट. वैसे फिगर ऑफ स्पीच लैंग्वेज में बहुत सारे हैं, नियर अबाउट 100 के ऊपर आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर यूज़ किए जाते हैं तो दैट इज़ 20 फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल एंड जनरली वी आर यूज इन डेली रूटीन. ये हम अपनी पूरी लाइफ में रोज़ कहीं ना कहीं यूज़ करते रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि फिगर ऑफ स्पीच बहुत नई चीज़ है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें वो पता नहीं है, हमने उसका स्टडी नहीं किया. तो लेट्स सी व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है. तो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट फिगर ऑफ स्पीच is a literary device which used to ornament the language to change the ordinary language into the literary one. देखिए, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि एक इट्स अ लिटरेरी डिवाइस. और लिटरेरी डिवाइस है जब पोएट्री कंपोज करता है तो उससे मीटर, फीट, राइम, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. और उसी एक मीटर में, एक फीट में, एक लिटरेरी फॉर्मेट में उसे पोएट्री बनानी होती है. विच फॉर्मेट ही हैज सिलेक्टेड. ओके, अगर सोनेट बनाता है तो सोनेट में यूज़ करेगा, एलेगरी होगी, लिरिक होगा, तो बहुत सारी इलेजी होगी. ऐसे बहुत सारी पोएट्री के वो फॉर्मेट से वो पेंटामीटर यूज़ करता है, सिक्सटामीटर यूज़ करता है, कि पेंटोमाइम, बहुत सारे ऐसी उसी मीटर्स उसी यूज़ करने होते हैं, फीट यूज़ करने होते हैं. तो वैसे ही फिगर ऑफ स्पीच एक लिटरेरी डिवाइस है जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज को, वी मस्ट अंडरस्टैंड इट, ऑर्डिनरी लैंग्वेज को वो लिटरेरी लैंग्वेज में बदलता है. ऑर्नामेंटेड. अब ऑर्नामेंटेड का मतलब ये है सिंपली, सपोज वन लेडी इज़ देयर. उस लेडी को अगर हम देखेंगे तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेचुरली, बट स्टिल वी यूज़ द ऑर्नामेंट्स, वी यूज़ सम ऑर्नामेंट्स टू मेक द ब्यूटी मोर, मेक दैट लेडी मोर ब्यूटीफुल. And that is what the figure of speech do with the language. That figure of speech make your language more beautiful and more serious in the use and more effective. Second thing we have to understand that specially poet uses devices to make their language more beautiful. ये ऐसा नहीं है कि पोएट्री यूज़ करते हैं, बहुत बार हम भी यूज़ करते हैं, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज को ज़रा अलग से बयां करने के लिए. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन फिगर ऑफ स्पीचेस. हर लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच होता है. ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं जिसमें फिगर ऑफ स्पीच नहीं है. जिससे हिंदी में अलंकार भी कहा जाता है. हिंदी और इंडियन जितने लैंग्वेज है उसमें अलंकार ही कहा जाता है. अलंकार का मतलब होता है कि गहने. ओके, फिगर ऑफ स्पीच इज़ अलंकार, इज़ गहना ऑफ लैंग्वेज. कोई भी भाषा का भी गहना है, एक अलंकार है, इसलिए वो लैंग्वेज बहुत अच्छी यूज़ हो सकती है. द नेक्स्ट थिंग इज़ वॉट इन जनरली ऑल्सो वी यूज़ कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इन अवर डेली रूटीन. हम जनरली बहुत ऐसे होता है, बहुत ऐसे मोमेंट्स होती है जब उनका इस्तेमाल करते रहते हैं. ठीक है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय एनीवन. इट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको बहुत ही ईजीली समझ में आ सकता है, बहुत ईजी है. लेकिन उसके लिए सब ध्यान देने की ज़रूरत होती है. द नेक्स्ट वन इज़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ स्पीच. हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ भी कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ये दोनों स्पीच लगता है तो वो उनको समझ लेते हैं कि नहीं, ये नाउन प्रोनाउन, ये पार्ट ऑफ स्पीच अलग है और फिगर ऑफ स्पीच अलग है. रिमेंबर इट, पार्ट ऑफ स्पीच ये सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो 8 पार्ट्स है वो अलग है. एंड फिगर ऑफ स्पीचेस आर लिटरेरी डिवाइसेस टू ऑर्नामेंट द लैंग्वेज, टू मेक द लैंग्वेज मोर ब्यूटिफाई.
मोर लिटरल वन। ओके, और एक बार आप ध्यान में रखिए कि जब आप फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सेम टू सेम सेंटेंस कहीं ना कहीं मैच हो जाते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही रहेगा। इन जनरल लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज एक से भी ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम अभी 20 फिगर ऑफ स्पीच देखने वाले, उसमें से हम 7 का पार्ट बनाएंगे। ओके, एक साथ अगर 20 पढ़ा दिए तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। 7 आराम से और बहुत ही ईजी तरीके से हम उससे समझने की कोशिश करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल फॉर यू। लेट्स सी द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। अब सिमिली जो होता है, सिमिली का मतलब सिंपल है कि सिमिलैरिटी। ओके, दो चीज़ों में जहाँ पे सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश होती है, दैट इज़ द सिमिली। उसकी डेफिनेशन भी हम समझ लेंगे ज़रा सी। तो डेफिनेशन क्या बताती है? सिमिली इज़ द मोस्ट फेमस एंड सिंपल figure of speech when poet gives a quality of one thing to another and try to show the similarity between the both। दोनों चीज़ों को मिलाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं बुक्स में, डाइजेस्ट में, या कहीं ना कहीं तो पढ़ते हैं, लेकिन वो जो डेफिनेशन होती है बड़ी कंफ्यूज करने वाली होती है। सिंपली ध्यान में रखिए कि जहाँ दो चीज़ों की क्वालिटीज़ एक साथ मिलती है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कोई एक दूसरे का लेना देना कुछ नहीं है। ओके, लेकिन वो जो एक चीज़ की क्वालिटी पोइट पकड़ के दूसरी चीज़ को लगा देता है। ठीक है, मोस्टली सिमिली जहाँ यूज़ होता है उसमें हम क्या करते हैं, हाँ, यहाँ पे हम लाइक और शी और ही का मतलब होता है यहाँ पे पोइट। ओके, मैं पोइट की बात कर रहा हूँ। शी और ही, पोइट और पोइटेस, यूज़ लाइक और एज टू मेक देम इक्वल। इक्वल मतलब यहाँ सिमिलर बनाने की कोशिश में वो लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं। So here one example can be explained for this। remaining example तो आप पढ़ ही रहे हो। एक एग्जाम्पल समझ में आएगा, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। अब यहाँ पे पोएट क्या बोलता है कि माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। अब यहाँ पे रेड रोज़ ये विलियम ब्लेक की पोएम है, तो उसमें से लिया गया ये सेंटेंस है, ये लाइन है, पोएटिक लाइन है। इसमें क्या कहता है कि माई लव मीन्स ही इज़ बिलवेड। ओके, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। मेरी जो बिलेवेड है, दैट माई बिलेवेड इज़ लाइक अ रोज़ मीन्स वॉट, शी इज़ अ फ्रेश, ब्यूटीफुल एंड लुक अप एंड शी इज़ अ क्वीन। ओके, लाइक द रोज़ इज़ king of the flowers as we call it, therefore he is making the similarity between the rose and his beloved. Okay, that is he is telling, this show the similarity between this. Remaining sentences can also explain it better. So this again, I wandered lonely as a cloud that float on high over valleys and hills। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है डैफोडिल्स नाम की, उसमें से लिया गया ये सेंटेंस है, ये पोएटिक लाइन है। फर्स्ट लाइन है कि मैं क्लाउड की तरह। अब क्लाउड की एक क्वालिटी होती है, क्लाउड कभी एक जगह रुकते नहीं है, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द क्लाउड्स। ओके, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग बट स्टिल वी अप्लाई टू लिविंग थिंग। ठीक है, तो ट्रांसपेरिफिटेड नाम का एक और फिगर ऑफ स्पीच है, वो भी सेंटेंस में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, द पोएट एंड द क्लाउड। क्लाउड की जो क्वालिटी है वो क्लाउड की क्वालिटी पोएट खुद को लगाता है कि मैं घूम रहा था। अब क्लाउड की ही क्यों कहा उसने, वाई इज़ गिविंग द क्लाउड ओनली, बिकॉज देयर इज़ ओनली पर्पज़। क्लाउड जहाँ घूमते हैं तो उनका कोई पर्पज़ नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता है। ओके, देयरफॉर आई वॉज वॉन्डर लाइक ए लोनली क्लाउड। मैं भी उस लोनली क्लाउड की तरह घूम रहा था, मीन्स वॉट, without any reason, without any target, without any purpose, just I was wandering like a used, means without any purpose, without any targets। ठीक है, Lancho was working like a ox in his farm। ये लेटर टू द गॉड नाम का 10th स्टैंडर्ड में एक बुक है, एक लेसन है, उस लेसन की एक सेंटेंस है कि व्हाट आई एम टेकिंग, व्हाट, हाउ इज़ लैंचो, लैंचो वॉज वर्किंग लाइक अ ऑक्स इन हिज फार्म। लैंचो जो है अपने फार्म में बैल की तरह काम करता है। अब बैल की तरह काम करता है मतलब क्या, मेहनत करता है। ओके, ही इज़ डूइंग द लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन हिज फार्म। ये हार्ड वर्क के लिए हमने उससे ऑक्स की लाइक दे दी। यहाँ पे हमने लाइक यूज़ किया है, एंड बिफोर दैट इन द फर्स्ट सेंटेंस वी यूज द एज। सेकेंड इज देयर, आई अफ्रेड ऑफ हर सडन अपीयरेंस इन माई हाउस
एज द कैट एंटर्स स्लोली। अब ये मैंने खुद बनाया इसलिए मैं बताऊंगा नहीं कहाँ से लिया है। तो व्हाट दिस रिमेनिंग दिस सेंटेंस दैट आई मेड माई सेल्फ आई अफ्रेड ऑफ हर सडन अपीयरेंस। उसका आना जो था वो ऐसे आई, मैं डर गया उससे आने से। कैसे आई वो? हाउ शी केम एज द कैट इन द हाउस। जैसे कैट हाउस में आती है स्लोली, विदाउट एनी विदाउट एनी नोटिस और विदाउट एनी साउंड, दे कम इन टू द हाउस एंड शी ऑल्सो केम लाइक दिस। सो आई अफ्रेड अबाउट इट, डर गया मैं। अब डर जाता है कोई भी। सो वॉट इट इज़, आई गिव द क्वालिटी ऑफ कैट स्लोली। ये जो क्वालिटी है कैट की, दैट क्वालिटी आई गिवन टू द हर। The last four sentence is there. They were thinking like a scholar, which they were not. They were thinking like a scholar. वो स्कॉलर की तरह सोच रहे हैं। ओके, अब स्कॉलर और वो, उन दोनों में अलग अलग फ़र्क है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी बताया कि वो है ही नहीं, स्कॉलर है ही नहीं। जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो वो सोचने लग गया हाँ क्या होगा, बट एग्जैक्टली दे आर नॉट स्कॉलर, सोच रहे हैं। तो मैंने स्कॉलर्स की क्वालिटी क्या, कॉलेज की क्वालिटी क्या होती है? थिंकिंग। दे आर जस्ट थिंकिंग लाइक, एंड दे I applied the quality of the scholars to that particular person who started, particular people. Those are started thinking like scholars. The last sentence there, don't try to teach me like my father. यहाँ पे like, as, like ऐसे जो words use हुए हैं, तो उनमें दो चीज़ें जो है, my father and the particular person who was teaching to me, that I'm telling to that person, I'm trying to tell that person, don't teach me like my father because you are not my father. Means what? The right of teaching is only of my father. Your right is only give the suggestion. Okay, that I am telling him. So my father and that person, I am trying to make this dissimilarity here. अब यहाँ पे क्या होती है कि सिमिलैरिटी भी होती है, डिसिमिलैरिटी भी होती है। डिसिमिलैरिटी कहाँ होती है? डोंट, जब नॉट लगाया मैंने तो वहीं पे डिसिमिलैरिटी हो गई। ओके, तो सिमिली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। बहुत ईजी है, जहाँ पे एज और लाइक यूज़ होते हैं। और दो ही चीज़ें, एक जो होता है सिग्निफायर होता है और दूसरा सिग्निफिकेंट होता है। एक उपमा और उपमेय होता है, मतलब एक की क्वालिटी जो है दूसरे को लगाई जाती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन वेरी इजीली। एक बार वापस से उससे रिवाइज ज़रूर करें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपकी बुक में पड़े हुए हैं, उनको ज़रा रीड कीजिए, ध्यान दीजिए, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन, अब अलिट्रेशन के क्या होता है? अलिट्रेशन इज व्हाट? डेफिनेशन समझ में आती है। व्हेन पोएट यूज द वर्ड विच स्टार्ट विद द सेम इनिशियल साउंड एंड इट्स रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड मेक द रिदम साउंड इन द सेंटेंस। जब पोएट जो होता है, पोएट कभी कभी क्या करते हैं कि अपने ही एक सेंटेंस में कुछ इनिशियल साउंड्स मतलब सपोज जो पहला साउंड होता है वो स्पेशली कॉन्सोनेंट होता है। ओके, पहले जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो रिपीट करते हैं, फर्स्ट वाला। क्यों करते हैं इसे? टू मेक द रिदम ऑफ द साउंड, एक रिदम बनाने के लिए। ठीक है, द टाइम इट इज़ कॉल्ड दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज अ अलिट्रेशन। दिस मेक द ऑर्डनरी लैंग्वेज फिगरेटिव वन। ये जो टाइप है, ये जो इसकी फॉर्मेशन है, ये अलिट्रेशन कहलाती है। और इट्स मेकिंग द ऑर्डनरी लैंग्वेज इनटू द फिगरेटिव वन लैंग्वेज। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पहले आपने शायद वो एक मूवी देखा होगा, कभी खुशी कभी गम। उसमें से एक बहुत अच्छा डायलॉग है, चंदू के चाचा ने चंदू के चाचे को चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। ये जो सिंपल सा एक डायलॉग है, उसमें पहला जो साउंड है च, इट इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो ये उसका मतलब क्या है वो हमें नहीं समझ में आया, बट स्टिल इट्स मेक वन रिदम, एक बहुत अच्छा रिदम बनाता है। ओके, ये जो रिदम है दैट इज़ अलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, बिग मैन बिल्ड अ बोट, बिग मैन बिल्ड अ बोट। इसमें जो बी और बी, ये जो इनिशियल साउंड्स है, ये इनिशियल साउंड रिपीट हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अलिट्रेशन। सेकेंड है ही लुक लाइक अ लायन। अब यहाँ पे लुक का एल, लाइक का एल और लायन। यहाँ पे अगेन मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं। उसका एक एग्जांपल यही भी है, ही लुक लाइक अ लायन। यहाँ पे अलिट्रेशन भी है और सिमिली भी है, क्या क्योंकि यहाँ पे लाइक भी यूज़ हुआ है। तो वो हमने लायन और उसमें दोनों के क्वालिटीज़ में ब्रेवरी
ब्रेवरी की क्वालिटी हमने अटैच कर दिया, एंड दैट फॉर इट इज़ लुक लाइक अ सिमिली ऑल्सो. सेकेंड थर्ड इज दे सॉ सम सीड्स टू सॉ. यहाँ पे सॉ सम सीड्स सो. ओके, एस 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 जो है वो साउंड रिपीट हुआ है और रिपीटेशन से ए एलिट्रेशन हो जाता है. ओके, और ध्यान में रखिए एक और फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन. दैट विल डोंट मेक द कन्फ्यूजन इन दैट रिपीटेशन और एलिट्रेशन. ओके, रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं और एलिट्रेशन में सिर्फ पहला साउंड रिपीट होता है. थर्ड वन, फोर्थ वन इज अ गुड कुक कुड कुक एज मच कुकीज़ एज गुड कुक हु कुक गुड कुकीज़. अब ये दोनों टाइप का है, दो टाइप का फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे आता है. अब ये किस में आएगा वापस मैं आपको बताऊंगा. कभी कभी जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो अपने आप रिपीटेशन भी मार देता है, मतलब उल्टा भी यूज़ करो तो भी उसका रिपीट होता है. वॉट द गुड कुक, यहाँ पे सी 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 जो साउंड हुआ है वो सी साउंड रिपीट हुआ है, दैट इज़ फर्स्ट. सी इज़ रिपीटेड, देयरफॉर इट इज़ रिपीटेशन अलिट्रेशन. और फिर अगेन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक वर्ड है कुक. ये कुक जो वर्ड है बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, और इसीलिए कुक नाम का जो वर्ड है वो रिपीट हुआ है. तो रिपीट होने की वजह से देयर आल्सो रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच. एंड लास्ट सेंटेंस ब्लैक बग बीट बिग ब्लैक बियर. पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, रिदम निकलता है, और यही रिदम होता है कि दैट इज़ द रीज़न ऑफ alliteration figure of speech. Why poets are using this figure of speech? To make their line more beautiful and memorable. Next one, onomatopoeia. अब इसका प्रोनाउंसिएशन ज़रा अलग है. ये बात आपको मुझे बताने में बहुत मज़ा आएगा कि दैट ऑल फिगर ऑफ स्पीच नेम्स आर टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेजेस. ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज जो है उसमें से ये सारे नाम दिए गए हैं. देयरफॉर वो थोड़े पढ़ने में अजीब लगते हैं और याद नहीं आते. ओके, कभी कभी ये थोड़े से डिफ़िकल्ट भी लगने लगते हैं. अब ये थोड़ा सा ओनोमाटोपिया, ये नाम जो है सीधा सीधा ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ है. उसका कोई पोइया भी कहते हैं, कोई पिया भी कहते हैं. ओके, ओनोमाटोपिया और ओनोमाटोपोइया, तो दोनों भी सही हो सकते हैं, लेकिन ओनोमाटोपिया इज़ मोस्ट करेक्ट. उसका डेफिनेशन ज़रूर हम देखेंगे फर्स्ट कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका मीनिंग क्या है. When the poet used the words in his poem or poetical lines, remember it, which indicate the natural or artificial patterns, sounds. Okay, there is a onomatopoeia. ऐसे कुछ words होते हैं जो words sound को represent करते हैं, sound को present करते हैं, और उसी words को जो हम use किया जाता है for the name of the sound. ओके, उस वर्ड से हम पता चलता है कि ये साउंड वाला वर्ड है, इस साउंड ऐसा हुआ होगा, ऐसा ही होगा. दैट वर्ड्स व्हेन यूज इनटू पोएटिकल लाइन्स, दैट इज़ ओनोमाटोपिया. फॉर एग्जांपल हम देखेंगे और उससे समझ भी जल्दी आता है. आई कांट बियर द बार्किंग ऑफ द डॉग्स एट नाइट. इसमें हियर, ओके, आई कांट बियर द बार्किंग ऑफ द डॉग्स एट नाइट. बार्किंग अगर समझ में आते तो मैं वही मोमेंट में समझ में आता है कि जो कुत्ते का भौंकना है मुझे बिल्कुल बियर नहीं होता, बिल्कुल एफर्ट नहीं होता, बिल्कुल सहन नहीं होता है. आई एम गेटिंग टायर्ड विद दिस, आई एम गेटिंग वेरी एंग्री विद दिस. तो ये जो बार्किंग है दैट शोइंग द साउंड ऑफ द डॉग्स. अब बार्किंग ही क्यों, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो डॉग की आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बार्किंग ही ऐसा वर्ड है जो उसका मोस्ट हाईएस्ट लेवल का वॉइस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है. येलिंग ऑल्सो इज़ ऑल्सो वन वर्ड दैट आई डोंट यूज़ एलिंग. एलिंग मीन्स वॉट इट्स वेरी, वो बेचारा बहुत दुख से, पीड़ा से, दर्द से चिल्लाता, ये करता होगा, आवाज़ निकालता है, तो वो एलिंग होगा. बट बार्किंग इज़ वेरी लाउडली शाउटिंग ऑफ द डॉग्स. द रिमेनिंग सेंटेंसेस कैन बी ऑल्सो दिस. अब इसमें नेचुरल और अननेचुरल, मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों साउंड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. और दोनों साउंड होते हैं, जैसे मशीन का अगर नॉइज़ होता है तो हॉन्क, बीप, रूम, क्लैंग, जैप, बोइंग, ये जो सारे वर्ड्स हैं मशीन के नॉइज़ेस हैं. मशीन जैसे चलता है वैसे उसका आवाज़ आती है, इनका भी इस्तेमाल करते हैं. दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं एनिमल के जितने सारे आवाज़ हैं, एनिमल के नेम जो है कुकू, वीप, पर्ल, पुअर विल, विपिंग, क्रेन, चिकैडी, ऐसे जो वर्ड्स हैं. तो वर्ड्स, ये जो वॉइसेस के वर्ड्स हैं, दैट आल्सो वी यूज़ इन दिस.
इम्पैक्ट ऑफ साउंड, साउंड को जो इम्पैक्ट, बूम, क्रैश, वैक, थम, बैंग, ये जो वर्ड्स है ये पढ़ते ही समझ में आता है कि ये ऐसा आवाज़ होगा उसका, ये आवाज़ के वर्ड्स। साउंड ऑफ वॉइसेस, शग, जिगल, ग्राउल, वाइन, मर्मर, ब्लर्ट, ये आवाज़ जो होती है, दिस आर द रिप्रेजेंटिंग द साउंड ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल्स और द पर्टिकुलर सिचुएशन। ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं, इसमें मैंने आपको मशीन बता रहा हूँ, एनिमल बता रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ द साउंड्स बता रहा हूँ। इम्पैक्ट मीन्स साउंड होने के बाद जो बाद में इम्पैक्ट होता है उसका, वो वाला। और वॉइस की आवाज़ है वो भी है। नॉइज़ होते हैं, हॉन्क, बीप, रूम, अगेन ऊपर वाले जितने हैं मशीन वाले, वही हमारे बाइक्स वगैरह के साथ नॉइज़ होते हैं वो वाले। देन अगेन एनिमल्स नेम्स, वही रिपीट हो रहा है। ओके, ये चार आप ध्यान में रखिएगा। देयर आर ओनली 4 वॉइस, मशीन वॉइस, एनिमल वॉइस, इम्पैक्ट वॉइस, साउंड वॉइस, और जो भी कोई वॉइस होगा, दैट ऑल वॉइसेस आर कॉल्ड व्हेन यूजिंग इनटू द सेंटेंसेस ऑफ पोएटिकल लाइन्स, दैट इज अ onomatopoeia. You have to be remember this very well. The next figure of speech is there, metaphor. जैसे हमने फिगर ऑफ स्पीच सिमिली में देखा था, वैसे ही मेटाफर भी होता है। ओके, अब मेटाफर का इस्तेमाल क्या है, वाई मेटाफर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेटाफर और सिमिली दोनों एक ही होते हैं। ओके, दे बोथ आर द साइड, 2 साइड्स ऑफ सिंगल कॉइन, एक ही कॉइन के 2 साइड हैं। चलो देखते ज़रा उसका मतलब क्या होता है। मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन अ वे दैट इजंट लिटरली ट्रू। ओके, मेटाफर ऐसा डिस्क्राइब करता है कि जो 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों में सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश करता है, डिस्क्राइब करता है कि जो इनफैक्ट होती नहीं है, रियलिटी में होती नहीं है, वो सिर्फ एक लिटरेरी है, इमेजिनेशन है, बट हेल्प्स एक्सप्लेन द आइडिया टू मेक द कंपैरिजन। वो कंपैरिजन करने में मदद करती है, लेकिन रियलिटी में होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी अप्लाई द क्वालिटीज़ ऑफ नॉन लिविंग टू द लिविंग। ओके, नॉन लिविंग चीज़ों की जो क्वालिटीज़ होती है, वो क्वालिटीज़ हम लिविंग को लगाते हैं। एंड जैसे मैंने सिमिली में आपको बताया था, बट सिमिली और मेटाफर में एक ही फ़र्क होता है कि हियर इन मेटाफर वी आर नॉट यूजिंग द लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ अ शाइनिंग स्टार ऑफ आवर स्कूल, वो जो है हमारे स्कूल की शाइनिंग स्टार है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि शी इज़ वेरी फेमस। शाइनिंग स्टार मतलब शाइनिंग स्टार वो कहा और ये कहा, दोनों का कोई भी मतलब नहीं है। व्हाट आई एम डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट दैट लिटरली नॉट ट्रू, जो लिटरली बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है, बिल्कुल फेक है, इमेजिनेशन है। तो ये शी इज़ डिफरेंट एंड द शाइनिंग स्टार इज़ डिफरेंट। शाइनिंग स्टार का मतलब यह होता है कि दिस इज़ अ फेमस, सो शी इज़ द मोस्ट फेमस गर्ल इन अवर स्कूल, दैट वी वांट टू टेल। द सेकंड सेंटेंस हियर एग्जांपल, द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट। जो स्नो पड़ा है कश्मीर में, बहुत सारा स्नो पड़ा है, तो सारा स्नो जो है वो एक वाइट ब्लैंकेट की तरह है। वो ब्लैंकेट है? बिल्कुल नहीं। ब्लैंकेट इसलिए कहा कि उसके नीचे सारे पर्वत सोए हुए, ऑल द प्लांट्स एंड द whole the mountain has slept under the snow, and that we apply the quality we apply like it is a blanket. Okay, she is a shining star, he is a shining star. Her long hair was a flowing golden river. उसके जो बाल है, that hair are like a golden river, means what, her hairs are golden and very beautiful. Tom's eyes were ice as he started at her. उसकी जो जब से उसको देखते ही उसके आइज़ शांत हो गए, आइस हो गया। आइस मीन्स व्हाट, स्टेबल, बिल्कुल देखता ही रह गया, हक्का बक्का हो गया देखते ही। ये हम दिखाना चाहते हैं, मीन्स व्हाट, ही इज़ अ सरप्राइज। नेक्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन वेयर फ्लावर्स ग्रोन इन द कॉन्क्रीट गार्डन। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। बच्चे जो होते हैं वो एक फ्लावर की तरह होते हैं जो कंक्रीट के फॉरेस्ट में, कंक्रीट के गार्डन मीन्स व्हाट, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्बलाइज वर्ड है। कंक्रीट गार्डन मीन्स हाउस। ओके, कंक्रीट गार्डन में बड़े होने वाले ये फ्लावर्स होते हैं, विच बच्चे। और लास्ट वाला सेंटेंस हम देखेंगे, किसेस आर अ फ्लावर्स ऑफ अफेक्शन। किसेस जो होते हैं वो अफेक्शन के फ्लावर होते हैं, means what, it's a love reaching, love increasing. Okay, I will not tell more different. The next one is, I hope the metaphor is very simple. You have to understand that metaphor and the simile both are same, both are बिल्कुल दोनों सेम हैं। सिर्फ इसमें as और
लाइक का इस्तेमाल नहीं होता है, यही बात ध्यान में रखिए। द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, personification. It's most beautiful and most simplest one, personification. Personification का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए उसका मतलब भी समझ में आता है, पर्सन। ओके, पर्सन इज व्हाट, द पीपल। पर्सोनिफिकेशन, व्यक्तिकरण। अब उसको हिंदी में हम कहते हैं कि चेतना गुणोक्ति। चेतना मतलब हर एक इंसान में, वो जो एनिमल्स हैं उसमें सब में एक चेतना होती है, एक स्पिरिट होता है, एक जान होती है, एक एनर्जी होती है। दैट एनर्जी वी गिव, दैट स्पिरिट वी गिव टू द नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, जो पर्सन की क्वालिटीज़ होती है, जो इंसान की क्वालिटीज़ है, एनिमल की क्वालिटीज़ है, दैट क्वालिटीज़ वी अप्लाई टू द एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, उसके डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। एग्जैक्टली, पोएट अप्लाई द लिविंग क्वालिटीज़ टू द नॉन लिविंग थिंग्स। पोएट जो होता है वो एक नॉन लिविंग थिंग्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो नॉन लिविंग थिंग को लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एज इफ दे आर अलाइव एंड बिहेविंग लाइक एनिमल्स। और वो जो चीज़ें होती है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करने लग जाती है, बोलने लग जाती है, बातें करने लग जाती है, विच गिव्स देम लाइफ इन हिज पॉलिटिकल लाइव्स। पोइटिकल लाइव्स उसे दी जाती है, और जैसे वो पोइट उनको जान दे देता है। इसलिए कहते हैं कि पोएट्स आर इमेजिनेटिव क्रिएटर्स। पोएट आर द आइज ऑफ थर्ड आई ऑफ द गॉड। ट्रीज, बुक्स, स्टोन, रिवर, ट्री आर स्टार्टेड टॉकिंग टू द स्टोरीज। अब यहाँ पे थोड़ा मैं बताऊँगा, ट्री जो है वो लिविंग है बट दे आर नॉट टॉकिंग, दे कांट बी टॉक। लेकिन पोएट्स की स्टोरी में ट्रीज बातें करते हैं और स्टोन बातें करता है, रिवर बात करती है। ये जो बातें करने की क्वालिटीज़ हैं, टॉकिंग क्वालिटीज़ हैं, दैट क्वालिटीज़ आर ओनली ह्यूमन बींग्स, ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंड दैट आर अप्लाइड टू द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रिवर, बुक्स, पेन्स, डेस्क, दैट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझेंगे हम। द माउंटेन टॉक विथ द पीपल। माउंटेन जो है वो लोगों से बात करता था। इट्स इम्पॉसिबल। वॉट पोएट हैज डिड, पोएट अप्लाइड द पर्सनस क्वालिटी टू द माउंटेन। ओके, पीपल की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्वालिटीज़ माउंटेन को दे दी। सेकेंड एग्जाम्पल, बुक वॉज प्लेइंग विथ मी। अब मेरा बुक मुझसे खेल रहा था, सही बात। मीन्स वॉट, आई वॉज जस्ट reading my book, and that is a quality. Reading is a quality, playing with the quality of my friends, and that quality is applied to the book. My house was so silent that day. House so silent ही होता है, but still making the silence, keeping the silence is the quality of the animals and the human being. That quality I applied to my house, which is inanimate. The door made the noise. अब ऐसा पॉसिबल नहीं कि डोर नॉइज़ कर सकते, नॉइज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है माउंटेन, बुक, हाउस, डोर, ये जो है बिल्कुल भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स नहीं है। ठीक है, पेन स्टार्टेड राइटिंग माई एग्जाम पेपर। अब पेन भी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन राइटिंग जो क्वालिटी वो राइट थोड़ी कर रहा है, राइट, आई एम डूइंग द राइटिंग, बट आई अप्लाइड माई क्वालिटीज़ टू द पेन, बुक, माउंटेन, हाउस, डोर, एज इफ दे आर लिविंग थिंग्स एंड दे आर बिहेविंग लाइक ए लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि नॉन लिविंग थिंग्स इज अप्लाइड टू द क्वालिटीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर बिहेविंग लाइक अ लिविंग थिंग्स, दे आर डूइंग द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स, कोई एक्शन करती है, दैट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, रिपीटेशन। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही कहा था रिपीटेशन अलिट्रेशन की तरह ही, लेकिन रिपीटेशन में एक और ध्यान में रखिए, रिपीटेशन भी है और एक फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे, तो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आते हैं। अब रिपीटेशन में हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जो रिपीट होता है बार बार। ये बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। सो व्हाट द डेफिनेशन वी कैन से, वेयर डू यूज पर्टिकुलर वर्ड रिपीटेडली टू मेक द केमिकल साउंड इन विच द पोइटिकल लाइन्स। ओके, जो पोइटिकल लाइन्स होती है वो पोइटिकल लाइन्स में एक वर्ड जो होता है बार बार रिपीट होता है, पर्टिकुलर वर्ड होता है वही रिपीट होगा, टू मेक द सेंस ऑफ द वर्ड, दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज अ रिपीटेशन। चीयर अ पर्टिकुलर वर्ड, हियर अप पर्टिकुलर वर्ड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। एक जो पर्टिकुलर वर्ड होता है वो बार बार रिपीट होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कम, ओ डियर बेबी, कम टू मी।
अब पोइट कहता है कि कम ओ डियर बेबी, छोटे बच्चा है, बच्चा वहाँ पे खड़ा है तो उसे बुला रहा है। तो वर्ड कम कम कम, ये जो 3 वर्ड हैं दैट इज़ रिपीटेडली अगेन इन द सेंटेंस, तो दैट आर मेकिंग द वन डिफरेंट टाइप ऑफ mixture, one different type of rhythm in the poem, and therefore it is using, okay, the make the line dear baby come, ये बोलना, और come dear baby come ये बोलना, that's a very use। जैसे बहुत सारे हमने सॉन्ग सुने हिमेश रेशमिया के, ये हिमेश रेशमिया के जो सॉन्ग्स है बहुत टाइम उसमें रिपीटिशन नाम का जो फिगर ऑफ स्पीच है बहुत सारे यूज़ होती हैं। जैसे हमने देखा है कि तेरे तेरे तेरा तेरा, ये जो कोई एक सॉन्ग है, या फिर ऐसे बहुत सारे उनके सॉन्ग है, उसमें बहुत सारी बार वो रिपीटेशन यूज़ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन एग्जाम्पल, वाटर वाटर एवरीवेयर इज़ वाटर बट नॉट ड्रॉप फॉर ड्रिंक। एंशिएंट मैरिनर नाम की पोएम है एस टी कॉलरिज, उनकी पोएम से लिया गया है सेंटेंस से, ये सेंटेंस है जहाँ पे वाटर वाटर एवरीवेयर इज़ वाटर, वाटर वाटर देखो जहाँ जहाँ देखो वहाँ पानी है, समंदर में जहाज़ पड़ा हुआ है, अटका हुआ है, हिल नहीं रहा है, जा नहीं रहा है कहीं पे, और कई दिन हो गए। पीने के लिए पानी ही पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीने के लिए एक सिंगल ड्रॉप तक नहीं है। वाई? बिकॉज द वाटर इज़ सॉल्टी वाटर एंड दे कांट यूज़ द वाटर। सेकेंड सेंटेंस में है अगेन एंड अगेन ही डिड सेवरल टाइम द सेम वर्क। यहाँ पे बार बार वो कुछ काम बार बार करता गया, तो अगेन ये जो वर्ड है इट इज़ रिपीटेड अगेन 2 or 3 times 4 times, एंड दैट मेक्स द रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। यू, यस यू आर वेरी इंटेलिजेंट, डू यू नो। अब यहाँ पे भी है यू, ये जो रिपीटेशन है, रिपीटेड ऑफ द वर्ड दैट मेक्स द रिदम ऑफ द सेंटेंस, ओके, मेक द वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंस इन द सेंटेंस, ऑर्नामेंटेड करता है। ओह इंडिया, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँगा कि इंडिया इज़ अ ग्रेट, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, इंडिया इज़ अ ग्रेट, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा अलग से बोलता हूँ कि इंडिया, ओह माय डियर इंडिया, रियली इंडिया इज़ अ ग्रेट, तो इसका इफेक्ट जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, इफेक्ट थोड़ा बढ़ जाता है, और जो लैंग्वेज है बहुत अच्छी लगने लगती है। द लास्ट वन इज़ मिलो इज़ लाइक अ रेड रोज़, सॉरी यहाँ पे माई लव है, माई लव इज़ लाइक रेड रोज़, यहाँ पे रेड जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हुआ है। रिपीटेशन में कोई एक वर्ड बार बार रिपीट होता है, एक या 2 भी वर्ड हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड होना चाहिए, एक से ज़्यादा वर्ड रिपीट होते हैं, अंडरस्टैंड। और आज के वीडियो का हम लास्ट वाला फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे, पैराडॉक्स। दोस्तों पैराडॉक्स इज़ वेरी अगेन सिंपल वन बट स्टिल सम डिफ़िकल्टीज टू अंडरस्टैंड। अब इसमें डिफ़िकल्टी क्या है, ठीक है, अ सिचुएशन ऑफ द स्टेट और द स्टेटमेंट विथ 2 or more पार्ट्स दैट सीम स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर। 2 चीज़ें होती है पैराडॉक्स में, स्पेशली इट इज़ अगेंस्ट, मतलब अपोजिट आइडियाज़ यूज़ होती है जो बिल्कुल भी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं एक से हो सकते, 2 चीज़ें अलग होती है। व्हाट एग्जैक्टली, उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सी आई एम वर्किंग वेरी हार्ड एंड यू आर इन्जॉइंग द लाइफ। जो पहला वाला सेंटेंस, पहला वाला पार्ट है, वो पार्ट कहता है कि आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और दूसरा कहता है कि तू एन्जॉय करता है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं मिल पाती, ओके, मिलाने की कोशिश करते हैं, बोथ आर अपोजिट आइडियाज़। और पैराडॉक्स में यही होता है कि 2 अपोजिट आइडियाज़ यहाँ पे एक हो जाती है, स्ट्रेंज आइडियाज़ एक होती है, और जिनका एक साथ मिलना बिल्कुल कभी पॉसिबल नहीं होता है, बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है। सेकेंड सेंटेंस इज़ देयर, people live a comfortable life in the city while the villagers are facing problems in the facing problems। मतलब क्या है कि villagers and city, the difference between the opposite ideas used between the city life and the rural life। Second, math is very difficult than English। मैथ जो है वो डिफ़िकल्ट है, इंग्लिश सिंपल है, ये कहने का मतलब है। बोथ आर डिफरेंट आइडियाज़। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। ये जो सेंटेंस है वो जॉर्ज ऑरवेल का एक नॉवल है एनिमल फार्म, उसमें से लिया गया सेंटेंस है। उसमें वो कहते हैं जो पिग्स है, ओके, जो पिग्स कहते हैं वो ये सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे एनिमल इक्वल हैं, बट स्टिल सम आर मोर इक्वल। कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा इक्वल होते हैं, ज़्यादा ऊपर वाले होते हैं, सब एक जैसे, लेकिन कुछ ज़्यादा इक्वल है। हियर इक्वालिटी इज़ व्हाट मीन्स मेक द डिफरेंस, अपोजिट आइडियाज है दोनों इसमें।
आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। अभी दोनों आइडिया बिल्कुल भी मैच नहीं करते। आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड, मुझे काइंड बनने के लिए क्रूएल बनना पड़ेगा, तो दैट इज़ अपोजिट आइडियाज। क्रूएलिटी एंड द काइंडनेस बोथ आर द अपोजिट आइडियाज एंड दैट कैन नॉट बी पॉसिबल टू कम टुगेदर। इसी को हम यहाँ पे पैराडॉक्स कहते हैं। वेयर मैरिज है सो मेनी पेन्स। अब ये विलियम जॉनसन का बेन जॉनसन का बहुत अच्छा सेंटेंस है। मैरिज है सो मेनी पेन्स बट सिलेबस हैज़ नो प्लेजर। मैरिज में बहुत सारे दुख है, बहुत सारे पेन्स है, लेकिन बैचलर लाइफ के कुछ प्लेजर प्लेजर नहीं है, वो भी पेन वाली है। बोथ डिफिकल्ट आइडियाज़, प्लेजर एंड द पेन, बोथ आइडियाज़ आर यूज टुगेदर। तो पैराडॉक्स जहाँ पे भी दो अपोजिट आइडियाज़ एक करने की कोशिश होती है बट दे आर नॉट पॉसिबल टुगेदर, कम एक साथ नहीं आ सकते, वहाँ पे पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच होता है। बाद में वापस उससे सुनिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। आई होप आपको ये सारे 7 फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे लगे होंगे, आप समझ में आए होंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल अगेन। इफ़ यू एनी सजेशन इज देयर प्लीज़ सजेस्ट मी एंड आई होप you like it, तो please subscribe it, like it, and if any suggestions are please comment me. Thank you, bye, goodbye.